कांटे की टक्कर है और बीजेपी नीतीश कुमार को सबसे बड़ा कांटा समझ रही है। आज जो एक नई परिस्थिति पैदा हुई है कि कम्युनलिज्म के साथ साथ, कास्टिज्म के साथ साथ कॉर्पोरेट लूट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है। कांग्रेस से तो वो लड़ ही रही है, साथ में वो रीजनल पार्टी को भी खत्म कर रही है। तो कम्युनलिज्म के खिलाफ कांग्रेस जो है एक बहुत बड़ा फाइटिंग फोर्स है। अब बिहार के लोगों को तय करना है कि बिहार के चुनाव को बिहार में ही रहना है कि गुजरात में जाने देना है। First question is, how important is Nitish in this election? Because he's A, not communal, B, he has in fact put Muslim candidates. I think so. See, first of all, आप सबका स्वागत है बिहार में। Thank you for sparing the time. मेरे ख्याल से किसी भी स्टेट में जब चुनाव होता है तो चुनाव में एक ही सवाल रहता है लोगों के दिमाग में, क्या इस सरकार को रखना है या इस सरकार को बदलना है। तो स्वाभाविक रूप से यहाँ भी वही सबसे सेंट्रल क्वेश्चन है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, जेडीयू सरकार को लीड करेगी, या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, जेडीयू सरकार को लीड नहीं करेगी। वही सवाल है। अभी तक जो पता चलता है कि बीजेपी अभी से नहीं, पिछले चुनाव में 2020 से ही नीतीश कुमार को ख़त्म करना चाहती है, जेडीयू को निगल लेना चाहती है, जेडीयू के वोट बैंक को अपना वोट बैंक बना लेना चाहती है। और 2020 में वो ठीक से इस काम को नहीं कर पाए। चिराग पासवान जी का इस्तेमाल किया गया लेकिन वो इस योजना में सफल नहीं हुए। तो इस बार बीजेपी ने अलग तरीका अपनाया है। वो जेडीयू को पहले कब्जा कर लिए हैं और सीएम पोस्ट को बाद में कब्जा करना चाहते हैं। बीजेपी का प्लान बिल्कुल साफ है, इसीलिए आप देखेंगे कि कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है। एनडीए अलायंस है लेकिन बेसिकली वो बीजेपी का अलायंस है, एनडीए जैसा उसमें कुछ नहीं है। बीजेपी डोमिनेट कर रही है, बीजेपी कैंपेन को लीड कर रही है, बीजेपी का ही मैनेजमेंट है। और मेरा अपना अनुमान ये है कि प्राइमरली बीजेपी चाहती है कि नीतीश जी के साथ वही किया जाए जो शिंदे के साथ किया गया है। मतलब नीतीश जी को बिहार का एकनाथ शिंदे बनाने का प्लान है। लेकिन सवाल यह है कि अगर नीतीश जी के साथ ऐसा बीजेपी करती है तो नीतीश जी का जो समर्थक है उसका क्या होगा, और वो अभी जो है सोच रहे हैं। बीजेपी के लिए ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा और जेडीयू के जो वोटर हैं उनके सामने भी ये चैलेंज है। और उनसे हम बस यही कहना चाहते हैं, बिहार के सभी वोटरों से कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश हमारा पड़ोसी राज्य है और उत्तर प्रदेश में हमने क्या देखा कि सपा और बसपा की लड़ाई में भाजपा के मुख्यमंत्री बन गए। तो यहाँ ऐसा नहीं हो कि जिन ताकतों को बिहार की राजनीति रोक करके रखी, चाहे नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहे तब भी, जो कम्युनल फोर्स है उसको सर उठाने नहीं दिया गया बिहार में, या जो एंटी रिजर्वेशन फोर्स है उसको सर उठाने नहीं दिया गया बिहार में, या जो प्रो कॉरपोरेट फोर्स है जो कि बहुत तेज़ी से बिहार में सर उठाना शुरू किए हैं। और आप अभी एक लेटेस्ट एग्जाम्पल आपको हम बताएं तो पीपर पैंती भागलपुर में अदानी को 1 रुपये एकड़ लीज पे ज़मीन दे दी गई है, हज़ारों एकड़ ज़मीन दे दी गई है। और जो एमओयू साइन हुआ है बिहार सरकार का अदानी के साथ, ना सिर्फ सस्ती ज़मीन दी गई है बल्कि सरकार की, बिहार सरकार की ये गारंटी है कि सबसे महंगी बिजली बिहार सरकार खरीदेगी। बगल में उत्तर प्रदेश में एमओयू साइन हुआ है, 3.5 रुपये प्रति यूनिट बिजली खरीदेगी। बंगाल में जो है 3.25 रुपये जो है बिजली खरीदेगी अदानी से। बिहार में जो है 7 रुपये जो है उसमें बिजली खरीदी जाएगी। मतलब ज़मीन सरकार का मतलब लोगों का। जो मिल किसको रहा है? प्रधानमंत्री जी के दोस्त को। और फिर प्रधानमंत्री के दोस्त जो बिजली पैदा करेंगे बिहार के रिसोर्स से, वो बिहार के लोगों को ही महंगी बेची जाएगी। तो ये जो मॉडल है, ये मॉडल को लागू करने के लिए बीजेपी अपना सीएम बनाना चाहती है। लेकिन हम होपफुल हैं क्योंकि बिहार में ये लड़ाई कट टू कट है। तो शायद बिहार के लोग नीतीश कुमार जी के भी समर्थक, लालू जी के भी समर्थक, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के भी समर्थक, लेफ्ट के भी समर्थक और सभी दल के जो लोग हैं, जो बिहारी हैं प्राइमरली, वो इस खेल को समझ रहे हैं
और भाजपा के इस खेल को, इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। कट टू कट में कांटे की टक्कर। कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है और बीजेपी नीतीश कुमार को सबसे बड़ा कांटा समझ रही है। इस कांटे की टक्कर में एक जो महत्वपूर्ण बात है कि अमित शाह के लिए, हम उनको प्रेम से जो है जय शाह के पप्पा कहते हैं, तो उस कांटे को वो निकालना चाहते हैं। You know, don't want to talk about this election, but the position of the Congress party. Since the 1990s election, you've never won more than 30 seats. There are no, is it that the Congress has abandoned UP and Bihar because there are no national leaders coming from there? You always seem to be given seats that are not good. I mean, is it that the Congress is in terminal decline in these states because has the party decided that it is the West and the South that they're going to fight, and Bihar, Bengal, UP they've given up? Because it seems to be that there is no, Rahul Gandhi can't make a yatra and then suddenly expect the country to vote for him. So what is the game plan of the Congress as far as Bihar is concerned? First of all, I will not deny your question. Rather, I would like to answer it. Please. Whatever I have been saying, this is not my personal ideology. It is the ideology of Congress only. So, when we oppose communalism or casteism or the corporate looting or cronyism, it is the basic ideology of Congress party. And you are right. If we see the history, Congress used to be very powerful factor here in Bihar and Uttar Pradesh. Time has changed. कांग्रेस ही रूल कर रही थी, वही एस्टेब्लिशमेंट थी, तो स्वाभाविक रूप से जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट था वो कांग्रेस के ही खिलाफ था। लेकिन पिछले कई डिकेड में ये स्थिति बदली है, और ये स्थिति बदली है कि दो तरह के लोग हैं। एक जो पावर और हेजेमनी के बेनिफिशियरी हैं, और दूसरे जो उसके चलते जिनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। एक्सप्लॉयटेशन को अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश और बिहार में, इनफैक्ट सभी कास्ट एंड कम्युनिटी में बड़े पैमाने पे जो है पॉवर्टी बढ़ी है, डिस्पैरिटीज़ बढ़ा है, इनकम डिस्पैरिटीज़ बढ़ा है, माइग्रेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बंद हुए हैं, और जो बेसिक चीज़ होती है हेल्थ और एजुकेशन, उसकी हालत बहुत ख़राब है। सवाल यह है कि ये कांग्रेस हार गई, ये बात ठीक है, लेकिन कांग्रेस को हरा करके जो लोग आए हैं उनके साथ एक और राजनीतिक शक्ति पावर में आई है, जिसको हम लोग आरएसएस बीजेपी कहते हैं, जो हिंदी पट्टी में पहले सोशली, पॉलिटिकली, कल्चरली किसी भी तरह से एक्सेप्टेड नहीं था। जैसे आप उत्तर प्रदेश बिहार दोनों का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो अभी दिवाली पे योगी जी मुलायम सिंह को याद कर रहे थे, तो मुलायम सिंह जब गोली चलवाए तब तो वो चुनाव जीत रहे थे। आज जब योगी जी चुनाव जीत रहे हैं, इसका मतलब कारण कुछ और है। उसी तरह से यहाँ पे अमित शाह और प्रधानमंत्री आकर के लालू जी को याद करते हैं, तो लालू जी जब रथ रोके थे तब तो लालू जी जीत रहे थे। आज जब बीजेपी अपना रथ चलाना चाहती है, तो इसमें ना कुछ कुछ चीजें बदली है। मैं बस उसको आपके सवाल में ऐड करना चाहता हूँ। वो एडिंग क्या है? एक तो कांग्रेस पार्टी के लिए बिहार और यूपी सेकेंडरी नहीं है, प्राइमरी है। क्यों? मैं एविडेंस के साथ बता। राहुल जी 2 जगह से चुनाव लड़े, रायबरेली और वायनाड। वायनाड का सीट छोड़ करके रायबरेली के वो एमपी हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम बिहार यूपी को छोड़ना चाहते। दूसरा, चूंकि कांग्रेस के खिलाफ एक पॉलिटिकल फोर्स बना था, और उसी पॉलिटिकल फोर्स के साथ हमारी एक पॉलिटिकल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी है। जैसे कम्युनलिज्म के सवाल पे जो फोर्स हमारे खिलाफ तैयार हुई, उसके साथ आज हमारा अलायंस है। मतलब किसी ज़माने में लालू जी, नीतीश जी, मुलायम जी, मायावती जी, ये सब एंटी कांग्रेस मूवमेंट से निकले, लेकिन कम्युनलिज्म के खिलाफ लड़ाई के सवाल पे हम इनके साथ अलायंस किए। और आज जो एक नई परिस्थिति पैदा हुई है कि कम्युनलिज्म के साथ साथ, कास्टिज्म के साथ साथ कॉरपोरेट लूट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है, कि अगर वेलफेयर स्टेट ही नहीं बचेगा, डेमोक्रेसी का जो बेसिक चीज है 1 पर्सन इक्वल टू 1 वोट, अगर ये सिस्टम ही नहीं बचेगा, तो फिर तो क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या आरएसएस, क्या जो है सपा, क्या बसपा, क्या आरजेडी, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है?
जिसको डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, वो है आरएसएस बीजेपी। तो वो एंटी कांग्रेस मूवमेंट को बहुत तरीके से पावर में आने के लिए इस्तेमाल की। आज जब वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल हेजेमनी बन गई है तो कांग्रेस से तो वो लड़ ही रही है, साथ में वो रीजनल पार्टी को भी खत्म कर रही है। तो जहां रीजनल फोर्स है, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उस अलायंस को, उस स्टेट को प्राइमरली रीजनल पार्टी ही लीड करे, और उसमें हम सहयोगी की भूमिका निभाना चाहते हैं। जहां हम बीजेपी के साथ डायरेक्ट फाइट में हैं तो वहां हम ज्यादा अपना एनर्जी लगाते हैं। इट डजंट मीन कि बिहार यूडीपी हमारी प्रायोरिटी में नहीं है, ये बात नहीं है। स्ट्रेटेजिकली टेक्टिकली ऐसा किया जाता है। दूसरा कि कांग्रेस इसमें क्या ऐड कर पा रही है। देखिए, आई एग्री कि एक यात्रा कर देने से जो है सरकार नहीं बदल जाएगी, लेकिन वो यात्रा किस सवाल पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जब भारत जोड़ो यात्रा हुई थी तो वो यात्रा नफरत के खिलाफ थी। जो कम्युनल डिवीजन हो रहा है सोसाइटी का, जो डिनर टेबल डिवाइड हो रहा है, इस पर देशवासियों को इकट्ठा करना जरूरी था। डायरेक्ट इम्पैक्ट हो या ना हो, लेकिन मेरा ये मानना है और कांग्रेस पार्टी भी ये मानती है कि कांग्रेस अगर 100 का आंकड़ा छू पाई है, उसमें भारत जोड़ो यात्रा का रोल है। तो हम यात्रा के इंपॉर्टेंस को डिनाई नहीं कर सकते। रही बात बिहार में कांग्रेस पार्टी का वैल्यू एडिशन क्या है, कांग्रेस क्या ऐड कर रही है। कांग्रेस बेसिकली दो चीज ऐड करती है। एक, कम्युनल पॉलिटिक्स के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, बहुत पहले से, अगर हम कहते हैं कि गांधी की आइडियोलॉजी को लेकर के चल रहे हैं, तो अगर गोडसे का डोमिनेंस बढ़ा है तो गांधी के बिना तो वो लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। तो कम्युनलिज्म के खिलाफ कांग्रेस जो है एक बहुत बड़ा फाइटिंग फोर्स है, और उसको दूसरे एलाइज के साथ मिलना चाहिए। एक तो ये एडिशन है, और दूसरा कि देखिए, रीजनल पार्टी का एक लिमिटेशन होता है कि वो एक कास्ट की पार्टी होती है। कांग्रेस पार्टी के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो उस बास्केट में और भी कास्ट और कम्युनिटी को जोड़ सकती है। अब ये अलग सवाल है हम कितना जोड़ पाए हैं, कितना नहीं जोड़ पाए हैं। हमारा मानना है कि उसके होपलेसनेस में जाने की बजाय उस होप के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि हम उसको जोड़ने की कोशिश करें। और मेरा अपना ये अनुभव है, बिहार में 2 यात्रा हुई है। एक यात्रा जो स्टूडेंट और यूथ विंग है कांग्रेस पार्टी का, उसने किया, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा। उससे एक माहौल बना। वो पूरी तरह से बिहार स्पेसिफिक यात्रा थी, बिहार के बेसिक इश्यूज पे था। दूसरी यात्रा जब वोटर अधिकार यात्रा हुई, तो मैं उसको बार बार कहता हूं कि ये बिहार इलेक्शन से जुड़ा हुआ यात्रा नहीं था। ये पूरे देश में पैन इंडिया जो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है, उसके ऊपर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है, ये उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो वोटर अधिकार यात्रा का सीधे तौर पे बिहार से संबंध नहीं है, क्योंकि ये दूसरे राज्यों के भी चुनाव से जुड़ा हुआ है। तो इस आधार पे चुनाव नहीं होगा। चुनाव तब भी जो है बिहार के ही इश्यूज पे होगा, और हमारी कोशिश है कि उस पे हो। लेकिन ये मुद्दे आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं, तो सरकार वोट चोरी से बनेगी, वो वैसे ही भागलपुर में जमीन चोरी करेगी, वो वैसे ही पुल चोरी करेगी। जो सरकार वोट चोरी से बनेगी, उस सरकार में पेपर लीक होंगे, उसमें करप्शन और बढ़ेगा। और वोट चोरी से बनी हुई सरकार में सिर्फ जनता का वोट चोरी नहीं होता है, एमएलए चोरी होते हैं। और अब तो जो है जेडीयू के जो सीएम है नीतीश कुमार, उनको चोरी करने का प्लान बीजेपी बना रही है। तो वोट चोरी एक्चुअली लोगों के बेसिक इश्यूज से डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन वोट चोरी का सवाल सिर्फ बिहार का चुनाव सवाल नहीं है, ये पैन इंडिया का सवाल है। So I have a quick supplementary. If you have to support democracy, do all the good things you're talking about, you have to an organization, boots on the ground. And the Congress does not have a dedicated force which can spread your message, not at election times, but in 5 years. See, I agree. Organizationally, maybe we have so many challenges that we have to face it, and we have been trying to meet the challenges. लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ग्राउंड पे संगठन बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखिए, हम लड़ रहे हैं 60 के करीब सीट, लेकिन हमारे ऑब्जर्वर जो हैं वो सभी जिलों में हैं। और जब हम सीट शेयरिंग के कॉन्वर्सेशन में जा रहे थे, तो हमारा फोकस यही था कि हम एक ही जिले में कई सीट नहीं लड़ना चाहते हैं, रादर दिन की हर जिले में कम से कम 1 सीट लड़ना चाहते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका वही उद्देश्य है जो आप कह रहे हैं, कि हम चुनाव को सिर्फ अपने सीटों पर ना लड़ें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी
एज ए पॉलिटिकल फोर्स, एज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एज ए पॉलिटिकल नैरेटिव अगर 243 सीट पे वर्कआउट नहीं करेगी तो जो हम वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हैं वो वैल्यू एडिशन कर नहीं पाएंगे। और अल्टीमेटली अगर वैल्यू एडिशन कर नहीं पाएंगे तो फिर हम भी जीरो, आप भी जीरो, तो रिजल्ट जो है वो जीरो होगा। तो हमारा फोकस ऑर्गेनाइजेशन पे है। और ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ना सर, वो सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं बनता है, वो चुनाव से पहले बनना शुरू होता है और चुनाव के बाद बनते रहता है। दैट आई प्रॉमिस यू ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस पार्टी। फॉर अस दिस इलेक्शन इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट, बट हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग का काम जो शुरू हुआ है ये प्री इलेक्शन भी है और ये पोस्ट इलेक्शन भी जारी रहेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। विदाउट ऑर्गेनाइजेशन आप पॉलिटिकल नैरेटिव को लोगों के बीच कैसे लेकर के जाएंगे? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अप द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रेंथनिंग इट। कन्हैया, जो धुराव ने कहा, मेरा भी सवाल उससे कुछ जुड़ा ही हुआ है कि जब भी चुनाव होना रहता है तो आप इंस्टेड ऑफ सप्लीमेंटिंग योर एलाइज, वाई कांग्रेस पार्टी गिव सो मच ऑफ हेडेक? क्योंकि सब कुछ बिहार में भी देखा, सारा कुछ डिले हुआ। जो ऑब्वियस चीज़ है कि आपको चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट डिक्लेयर करना है, उस पर कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी समय लगाया। तो कांग्रेस पार्टी, आप वैल्यू एडिशन इन टर्म्स ऑफ वोट्स बहुत ज़्यादा तो नहीं करते हैं, लेकिन जो आपका विश लिस्ट है या दैट वे यू ट्राई टू डिक्टेट टर्म्स, आपको लगता नहीं कि समटाइम्स इट इज़ अवॉइडेबल? सर इसमें ना आपको हम एक छोटा सा ना माइथोलॉजिकल स्टोरी सुनाते हैं रामायण का। राम जी राजा थे और श्री रामचंद्र जी को फैसला लेना था कि वो सीता को रखेंगे कि नहीं रखेंगे। अग्नि परीक्षा भी ले लिए सीता जी का, तब भी सीता जी को क्या किए? दोबारा वन भेज दिए। कारण किसको बनाया गया? वो जो है धोबी को। समझ रहे हैं? मेरा ये कहना है, अब दोनों लोगों का सवाल आपने ही पूछा है और दोनों के सवाल को हम आमने सामने रख देते हैं। इनकी बात को सुन करके लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी कोई सिग्निफिकेंट फोर्स ही नहीं है, मोर और लेस जो सवाल है। अच्छा, जब सिग्निफिकेंट ही नहीं है तो प्रधानमंत्री भी बिहार की चुनावी रैलियों में या बीजेपी के सारे नेता राहुल गांधी की चर्चा कर रहे हैं और कांग्रेस की चर्चा कर रहे हैं। हमसे जब आप कांग्रेस का पूछ रहे हैं तो इट इज ऑब्वियस कि हम कांग्रेस में हैं, इसलिए आप कांग्रेस का सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन आरजेडी के भी किसी लीडर से भी प्रश्न कीजिएगा तब भी कांग्रेस, जेडीयू से बात कीजिएगा तब भी कांग्रेस, भाजपा से बात कीजिएगा तब भी कांग्रेस। तो कांग्रेस क्या है? देखिए क्या होता है ना, कई बार पीपल के पेड़ पे भूत होता नहीं है, कहानियों में होता है। अब क्या है ना कि गांव बदल गए, पीपल का पेड़ नहीं बचा, शहर हो गए, तो भूत भी जो है ना पीपल के पेड़ से शिफ्ट होकर के फ्लैट में चला गया है। पॉलिटिकल नैरेटिव में भी ना इस तरह से कुछ चीजें जानबूझ करके उछाली जाती है ताकि कुछ असली सवालों को नजरअंदाज कर दिया जाए। महागठबंधन में सीटों को लेकर के जो हुआ वो बहुत ऑब्वियस है, ये कोई नई बात नहीं है। जब तीन पार्टियां मिलेंगे तो सीटों को लेकर के थोड़ा ये इतना बड़ा नैरेटिव का हिस्सा क्यों बन जाता है? ताकि एनडीए के भीतर जो ना सीट को लेकर के नूरा कुश्ती हो रही है उस पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं हो। पॉइंट 1। पॉइंट 2 कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे हो सकता है? आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है 10वें नंबर की पार्टी है और चर्चा में पहले नंबर की पार्टी है। इसका मतलब वो रामायण की जो कहानी है ना कि वो धोबी नहीं बोलता ना, तब तो भगवान प्रभु श्री राम जो है अग्नि परीक्षा लेकर के कम से कम सीता जी को रख ही लेते अपने साथ। कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है और ये इस देश के लोगों ने तय किया है, हम आप में से किसी ने नहीं किया। अब जब सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है तो उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने की कोशिश करती है तो स्वाभाविक रूप से जब मल्टी पार्टी अलायंस होगा तो कुछ कुछ चीज़ों पे वाद विवाद होगा, लेकिन उस वाद विवाद को संवाद का सबसे विराट रूप इसलिए दे दिया जाता है ताकि ना, जैसे हम मान लीजिए आधा घंटा बात करें इंटरव्यू पे तो जो है ना 20 मिनट जो है ना हम कांग्रेस का इतिहास ही डिफेंड करने में चला जाए। नेहरू जी क्या किए, इंदिरा जी क्या किए, गांधी जी क्या किए, और 20 साल से एनडीए की सरकार है बिहार में, 20 साल से, उस पर 2 सवाल नहीं होंगे। आप हमको बताइए कि 2020 में एनडीए साथ में थी, चिराग पासवान अलग होकर के सिर्फ जेडीयू के सीट पे चुनाव लड़ लिए, उससे ज्यादा बुरी हालत है क्या महागठबंधन की? क्या चिराग पासवान से ज्यादा बड़ा हेडेक जो है कांग्रेस पार्टी हो गई है आरजेडी के लिए?
लेकिन इस बार के चुनाव में जितनी चर्चा कांग्रेस और आरजेडी के जबरदस्ती झगड़े की हो रही है, जबकि सब कुछ ठीक है, सामान्य है, उतनी चर्चा क्या 2020 में चिराग पासवान और नीतीश कुमार जी के झगड़े की हुई थी? या अभी जो एनडीए में हो रहा है, हमारा तो कुछ सीटों पे दिखा करके फ्रेंडली फाइट है, उनके यहाँ जो बिना दिखाए हुए फाइट हो रहा है उसकी चर्चा हो रही है। कांग्रेस बिल्कुल हेडेक नहीं है, और मैं आज ये बात अति उत्साह या एरोगेंस में या ओवर कॉन्फिडेंट होकर के नहीं बोल रहा हूँ, ये रियलिटी है। कांग्रेस पार्टी जब तक मजबूत नहीं होगी, कांग्रेस पार्टी जब तक परफॉर्म नहीं करेगी, तब तक भाजपा को पावर से हटाना संभव नहीं है। और ये फैक्ट हम जितना जल्दी माने एज ए एंटी बीजेपी, उतना जल्दी हम इस दिशा में क्रिएटिवली काम करना शुरू करेंगे। हम जितना इसको लिंगर करेंगे, तो 20 में यही बात हम कह रहे थे, तब हम कांग्रेस में नहीं थे, 25 में कह रहे हैं, फिर 30 में भी जो है ना यही बात बोल रहे होंगे। मेरा कहना है कि ये बात ना समझ लेनी चाहिए। पॉलिटिक्स आज क्लियर हो चुकी है इस देश में। एक तरफ कम्युनल कास्टिस्ट कॉरपोरेट लूटर्स का नेक्सस है, उसके साथ जो है करप्ट ब्यूरोक्रेट भी हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड पॉलिटिशियन भी हैं, और दूसरी तरफ इस देश के जनरल लोग हैं। उनको तय करना है कि वो सब्जेक्ट से सिटीजन हुए, सिटीजन से अब उनको नंबर में कन्वर्ट किया जा रहा है, वो अपना सिटीजनशिप बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे। जब हम वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे तो बार बार ये चीज हाईलाइट कर रहे थे कि इसमें सिटीजनशिप को चेक करने का राइट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को किसने दिया, और ये बैकडोर से जो है एनआरसी का नैरेटिव क्यों चलाया जा रहा है। पहले इलेक्शन कमीशन का काम होता है लोगों को इंक्लूड करना। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हो रहा है कि लोगों को एक्सक्लूड करना है। इतना बड़ा डेमोक्रेटिक जो हमारा इथॉस है उसको अल्टर करने का अटेम्प्ट किया जा रहा है। और आप देखिए इसका पैटर्न है, पहले एमएलए खरीद रहे थे, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हुआ। जब लगा कि क्यों एमएलए खरीदना है, जब डायरेक्ट वोटर का वोट ही चोरी कर लेंगे तो एमएलए को खरीदने में तो करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। अब बताइए, महाराष्ट्र के एमएलए को महाराष्ट्र में ले जाकर के गुवाहाटी में जाके रख रहे हैं, गुवाहाटी के एमएलए को जो है उधर जो है कर्नाटक में रख रहे हैं, कर्नाटक के एमएलए को राजस्थान में रख रहे हैं। इतना लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम अमित शाह क्यों उठाएंगे? तो उन्होंने कहा कि जब सारा इंस्टीट्यूशन ही कैप्चर है, मीडिया कैप्चर है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कैप्चर हैं, इलेक्शन कमीशन, अब देखिए ना, ये राइट गृह मंत्री को, भाजपा नेता को कौन दिया कि वो डिसाइड करें कि अगली बार बिहार का चुनाव एक फेज में होगा। इसका मतलब हम जो कह रहे हैं ज्ञानेश गुप्ता के बारे में कि वो बेसिकली भाजपा के एक सेल की तरह काम कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे होते तो इलेक्शन कमीशन को कहना चाहिए, हु आर यू, हाउ कैन यू डिसाइड कि जो है इलेक्शन एक फेज में होगा कि दो फेज में होगा। आप देखिए कि इसी को कहते हैं मोनोपोली, मोनोपोली मार्केट की, मोनोपोली पॉलिटिक्स की, मोनोपोली जो है एजुकेशनल सिस्टम की, डेमोक्रेटिक सिस्टम की, पॉलिटिकल सिस्टम की। और इस मोनोपोली को अगर हम ब्रेक करना चाहते हैं तो जो एक्चुअल सवाल है ना उस पर बात करना चाहिए। नेहरू हैज बीन नॉट रूलिंग दिस कंट्री, राहुल गांधी इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर, कांग्रेस इज नॉट द इन पावर, कांग्रेस इज द बिगेस्ट अपोजिशन। एंड इफ यू वांट टू एक्चुअली डिफीट दिस मोदानी नेक्सस, Modi and Adani, the corporate loot and the danga and the corruption and the this communal politics, then we have to come together. Then why? And we are ready to unite. We are ready to unite. इसीलिए जहाँ रीजनल पार्टी लीड करती है वहाँ रीजनल पार्टी को ही फेस रहने देते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि हम राजनीति ही छोड़ दें, स्पेस ही छोड़ दें, अपना जो है मास बेस ही छोड़ दें। और अगर हम छोड़ दें तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हमारे एलाइज नहीं होंगे, बीजेपी होगी। ये फैक्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर A to Z की पार्टी होना है किसी भी रीजनल पार्टी को, आई एम नॉट टेकिंग एनी रीजनल पार्टी नेम, आई एम सेइंग एनी रीजनल पार्टी, द ओनली कांग्रेस कैन मेक इट पॉसिबल। क्यों? वो इसलिए नहीं कि कुछ कांग्रेस का कोई अवतार हुआ है, वो इसलिए कि कांग्रेस का जन्म जहां से हुआ है ना, आज़ादी के फ्रीडम मूवमेंट के गर्व से, द कांग्रेस हैज कैपेबिलिटी टू बिकम द पार्टी ऑफ A to Z and give a like proper response and fight against BJP and RSS. And I am very happy that our leader, especially Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi, has been doing this job very properly.
to change slightly from there to Nitish. Nitish has worked on women votes right since he came to power with the cycle and with prohibition and different schemes. Has his women project broken the caste barrier so that women now no longer are voting by caste but by voting for Nitish and NDA? Undoubtedly, I think this is a very great development in Indian democratic system. Now, women itself has been becoming a vote base, and you can see this pattern in different states, including Bihar. तो ये तो कोई नहीं डिनाई कर सकता है कि आज महिला अपने आप में एक वोट का आधार है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि धर्म और जाति फैक्टर नहीं होगा. इट इज़ लाइक कि हमारा देश जितना डाइवर्स है तो उसमें ना एक एक इंसान के कई स्टेटस और कई रोल हैं. इट इज़ लाइक कि योर सन, योर हस्बैंड, योर फ्रेंड, योर लवर, द सेम लाइक कि विमेन एक बेस है, बहुत इम्पॉर्टेंट बेस है, लेकिन दूसरे फैक्टर भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं. जैसे जो मतलब एंटी बीजेपी महिला वोटर है तो उसमें उसका रिलीजन का भी एक फैक्टर है. और भले ही कितना भी कह दें मोदी जी कि हम 3 तलाक का कानून ले आए हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. तो जो नीतीश जी का ऑलरेडी वोट बेस है ना, कास्ट और कम्युनिटी के आधार पे, उस बेस में महिला को जो वो स्कीम्स दे रहे हैं वो उसको ऐड ऑन करेगा, उसको प्लस करेगा. और जहाँ पे उनका कास्ट एंड कम्युनिटी में वोट बैंक नहीं है वहाँ पे थोड़ा सा इसका असर होगा, मतलब बहुत असर नहीं होगा. तो इसको ना, ये एक्सक्लूसिव भी है लेकिन उस तरह से एक्सक्लूसिव भी नहीं है, इसको ऐसे देखना पड़ेगा. जैसे अगर मैं इसको और क्लियर करूं, एक मान लीजिए कि एनडीए के वोट बेस को देखिए तो एनडीए में जो मेल है और प्रिसाइजली भाजपा का वोट बेस है वो नीतीश कुमार को पसंद नहीं कर सकता है और नहीं करता है, लेकिन उसकी जो महिला है उसके घर की वो नीतीश कुमार को पसंद करेगा और नीतीश कुमार को वोट कर सकता है. इसीलिए मैं इनके सवाल के जवाब में ये कह रहा था कि भसड़ जो है ना वो सिर्फ महागठबंधन में नहीं है, ये भसड़ दिखाया जा रहा है. इतना ही भसड़ जो है ना वो एनडीए में भी है. और वहाँ नीतीश कुमार ने जिस तरीके से कई सालों में महिला को एक बेस बनाया है एज ए वोटर, वो उनको उसका लाभ मिलेगा, ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ. इस बार देखने को मिला है कि लोग खुल के जाति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं और चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, पर आपका मानना है कि अगर जाति के आधार पे वोट पड़ा तो वो एनडीए को फ़ायदा करेगा. इसकी क्या वजह है, आप क्यों कहते हैं ऐसा? इसको मैं थोड़ा दूसरे तरीके से रखता हूँ कि बिहार में बीजेपी के पर्सपेक्टिव से इसको देखने से ये ज़्यादा क्लियरली समझ में आता है. बीजेपी बिहार ही नहीं, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश भी और दूसरे राज्यों में भी हिंदू मुसलमान उसका एक नेशनल नैरेटिव है, नेशनल सिलेबस है, लेकिन वो बिहार और उत्तर प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग की है. सोशल इंजीनियरिंग कहने का मतलब ये है कि एक डोमिनेंट कम्युनिटी के अगेंस्ट में उसी क्लास के, उसी वर्ग के नॉन डोमिनेंट कम्युनिटी को यूनाइट की है. ये काम यहाँ पर बीजेपी ने नीतीश कुमार की मदद से किया है. अगर पैटर्न वही रहा तब तो ऑब्वियसली जो है उनको एज होगा, लेकिन वो पैटर्न जो है वो मैं कई जगह टूटता हुआ ऑब्जर्व कर रहा हूँ. हो सकता है कि मैं गलत हूँ, इसीलिए हम बिहार चुनाव को लेकर के इस बार 2 बात कह रहे हैं जो एक्सक्लूसिव है और डिफरेंट है. एक तो इस बार बिहार का चुनाव स्टेट वाइज नहीं है, ये बिहार का चुनाव तो है लेकिन ये ना सीटों का चुनाव है. मतलब इस सीट पे जो समीकरण है इसकी बगल वाली सीट पे वो समीकरण बदल जा रहा है और कांटे की टक्कर है, जैसा आपने कहा, एकदम नेट टू नेट फाइट है. तो हम लोग होपफुल हैं कि बिहार में सरकार बदलेगी, लेकिन अगर वोटिंग पैटर्न वही रहेगा तब तो ऑब्वियसली सरकार नहीं बदलेगी, क्योंकि लोगों के दिमाग में तो यही सवाल रहता है ना, या तो सरकार रखना है या सरकार बदलना है. तो सरकार जो रखने वाले लोग हैं, ठीक है ना,
उनके मन में सरकार बदलने की अगर बात नहीं आएगी तो फिर सरकार कैसे बदलेगी? इट्स लाइक कैलकुलेशन. One of the things we've been traveling around and we've noticed is, okay, you talked about Godi media, but a lot of the people of Bihar rely on social media. You met a young man just in a tiny village and he's got 1,50,000 subscribers. So social media seems to be playing quite an important role. How important is it for women also? There's a slight problem of echo chamber, people in social media listen to each other only, but it doesn't go beyond that because the youngsters are saying we will convince our parents about it. So social media turned media upside down from traditional TV to everybody looking at Facebook, YouTube, Instagram, and women also are getting empowered by it. So how important is social media in this election compared to normal traditional legacy media? See, recently I have read one book written by Jonathan Head, Anxious Generation. So nobody can deny the role of social media. A new kind of Homo sapiens has been making, especially after 2010 when this selfie camera came into existence. So now we are living in the time of hyper individualistic time. See, 2010 से पहले या 2000 से पहले या 90 से पहले समाज ने जो है जॉइंट फैमिली देखी, न्यूक्लियर फैमिली देखा. अब जो है ना हम लोग ना इंडिविजुअल फैमिली देख रहे हैं. मतलब हस्बैंड वाइफ हैं, शास्त्रों के हिसाब से, मतलब कहेंगे हम हिंदू हैं, शास्त्रों के हिसाब से 7 जन्म का रिश्ता है. कौन सा जन्म है नहीं मालूम है, लेकिन 7 जन्म का रिश्ता है. लेकिन एक दूसरे का पासवर्ड नहीं जानते. ठीक है, तो ये कहें कि इसका लोगों के कॉन्शियसनेस पे कोई असर नहीं होगा, तो ये तो बड़ी गलत बात है. असर तो है. अब क्या है कि अगर हमारा पर्सनल अकाउंट हो सकता है तो हमारा पर्सनल पॉलिटिकल चॉइस भी होगा. और अगर हमारी एक आइडेंटिटी, हमने कहा कि हम हिंदू हैं, पति पत्नी हैं, तो हमारी एक आइडेंटिटी ये भी है कि सोशल मीडिया पे हमारा एक मित्र मंडली है, एक पीयर ग्रुप है, और वहाँ से हम ओपिनियन बनाते भी हैं और ओपिनियन देते भी हैं, और इसका हमारे कॉन्शियसनेस पे बड़ा असर है. इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि एम्पावरमेंट जब होती है ना, तो एक स्फीयर में नहीं होता है, वो लाइफ के हर स्फीयर में उसका जो है ना इम्पैक्ट होता है. जब हमारा एक इंडिविजुअल अकाउंट है जिसका पासवर्ड हम सिर्फ जानते हैं, और अगर पता चल जाए कि हमारे घर के लोग हमारे ड्रेसिंग सेंस पे या हमारे रील पे ऑब्जेक्ट करते हैं, तो हम एक दूसरा अकाउंट बना लेंगे जिसमें मम्मी पापा नहीं होंगे या फैमिली के लोग नहीं होंगे, सिर्फ दोस्त होंगे. जब लोग इतने एक्सप्रेसिव हैं तो पॉलिटिकल चॉइस को लेकर के भी एक्सप्रेसिव होंगे और अपना पॉलिटिकल ओपिनियन भी वो सोशल मीडिया के द्वारा बनाएंगे. लेकिन ये बहुत एक पावरफुल चीज़ है, लेकिन इसका ना एक लिमिटेशन है. और ख़ास करके इलेक्टोरल राइट्स को एक्सप्रेस करने तक का जहाँ तक सवाल है, इसका एक लिमिटेड इम्पैक्ट है. क्यों है? उसकी 2 वजह है. एक तो हमारे देश में आज भी एक डिजिटल डिवाइड है, और दूसरा ये है कि सोशल मीडिया पे लोग अपने पॉलिटिकल ओपिनियन को ना, खास करके जो 2010 के बाद वाली जनरेशन है, वो थोड़ा बचती है एक्सप्रेस करने से. उसके जो पॉलिटिकल कंसर्न होते हैं ना, वो ग्लोबल ज़्यादा होते हैं, लोकल कम होते हैं, क्योंकि लोकल में खतरा है. लोकल में खतरा है. I just wanted to say that you're saying digital divide. I see the digital divide in the village is gone. It's gone. Everybody's got a phone. Yes, everybody's smartphone. involved. It used smartphone. Smartphone. Yeah, there used to be digital divide. And Ab to every dialect has their own influencers. And that's why the monopoly and dominance of technology, camera and industry, it has been changing very rapidly. So people are opinionated as a women, as young, as like when we see people and we derive their identity from the identity, religious identity, lingual identity. से अभी मिथिला में एक सवाल बहुत तेजी से चल रहा है. मैथिल लोगों की एक पहचान होती है टोपी की,
तो वहाँ पे जो है एक सिंगर है, शी इज़ वेरी यंग, वो चुनाव लड़ रही है, उसके प्रचार में जो है एक लेडी आई बीजेपी की नेता और उन्होंने फेंक दिया। तो किसी को नहीं लगा था कि ये इतना बड़ा मुद्दा होगा, लेकिन जो लोग अपने आप को मैथिल आइडेंटिटी से डिराइव करते हैं, सोशल मीडिया पे उसको लेकर के बहुत ओपिनियनेटेड हैं। तो सोशल मीडिया का एक रोल है, बहुत बड़ा रोल है। और इसीलिए आपने जो सवाल पूछा था ना कि विमेन एज ए वोट बैंक, तो जो महिला घर के लोगों के मना करने पे रील बना रही है और उसका जो उसके नाम अकाउंट है उस पर अगर बहुत होता है तो कोई और अकाउंट बना करके बना रही है, वो जो है अपने मन से वोट नहीं देगी, ये तो नज़रअंदाज करने वाली बात है, वो ज़रूर वोट देगी। लेकिन अभी भी इसका जो रोल है ना सर बिहार में, वो मतलब सरकार बदलने वाली ताकत नहीं है, लेकिन उस बदलाव को प्रभावित करने का रोल तो है। इसीलिए तो सब लीडर भी अब रील बना रहे हैं। अब तो अगर टिकटॉक शुरू हो गया है, मोदी जी फिर से जो है चाइना को लाल आंख नहीं दिखा रहे हैं, रील बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। उनके रेल मंत्री भी रील बना रहे हैं, सारे मंत्री उनके रील बना रहे हैं। तो हो सकता है कि बहुत आश्चर्य नहीं हो कि टिकटॉक पे बैन ख़त्म हुआ है तो सबसे पहला अकाउंट जो है आदरणीय प्रधानमंत्री ही बनाएं और नाचते हुए जो है टिकटॉक पे उनका वीडियो आए। जनता जो कंज्यूम करती है, लीडर जो है उसको अपनाता है। ये वाइस वर्सा है सर। पहले लीडर जो है सोसाइटी को राह दिखाते थे, अब सोसाइटी लीडर तैयार कर रहा है। तो कौन कहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है कहना मुश्किल है। तो सोशल मीडिया का रोल है, लेकिन मतलब मुझे लगता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन लिमिटेड रोल है अभी भी। Sorry, I'm going to ask you a slightly economic question. You say you might come into power. It's possible. It can't take it takkar. Bihar is now the poorest states in the country per capita with an income of 66,000 rupees. What are the things you think, the three things that you would do? Because Bihar used to be much more prosperous relatively. Now it's the bottom of the scale. What would you do, your Gadbandhan do, to make it a more prosperous state? Three things we have been saying since many months. The biggest problem of Bihar is asamanata, different kind of. That's why people has been migrating. It is forced. मतलब हम भी नहीं चाहते थे कि सर मतलब दिल्ली पढ़ने के लिए गए, आप यहाँ हमारे गांव में बैठे हुए हैं, क्यों इतनी अच्छी हवा जो है छोड़ करके, पेड़ पौधा छोड़ करके दिल्ली चले जाएं। ये फोर्स्ड माइग्रेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ये होता क्यों है? एजुकेशन की कमी से, हेल्थ फैसिलिटीज़ की कमी से और लॉ एंड ऑर्डर की कमी से ये माइग्रेशन होता है। तो हम ना तीन प्रमुख चीज़ हाईलाइट कर रहे हैं: शिक्षा, नौकरी और भागीदारी। तीन सवाल है। भागीदारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। नौकरी मतलब जॉब्स, और शिक्षा बेसिक अगर हम एजुकेशन और हेल्थ को बेटर करें तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। कैग की रिपोर्ट है कि बिहार की हेल्थ फैसिलिटी देश में सबसे वर्स्ट है। और उसी कैग ने रिपोर्ट दिया कि 73,000 करोड़ रुपीस का हिसाब नहीं है बिहार सरकार के पास, यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं सबमिट किया है। और आज भी प्रधानमंत्री आते हैं और चारा की बात करते हैं। आप अगर घोटाले में अमाउंट की ही बात कर लें तो उसमें कितना अमाउंट था और अभी इस बार के कैग का रिपोर्ट है। तो ना एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड करप्शन है, हर जगह कट कमीशन फिक्स है। जैसे शराबबंदी है, लेकिन अगर आपको शराब चाहिए तो लोकल थाना ही आपको होम डिलीवरी देगा, ठीक है। और न्यूज ऐसे आते हैं कि आपको कोई कॉमेडी शो देखने की जरूरत नहीं है। यू विल नॉट मिस असरानी एंड सतीश शाह, रिसेंटली दे हैव पास्ड, बिकॉज द पॉलिटिक्स इटसेल्फ इज थिएट्रिक्स हियर एंड द हेडलाइंस आर वेरी इंटरेस्टिंग। चूहा शराब पी गया, आईसीयू में चूहा मरीज का पांव खा गया, पुल चोरी हो गया, बिना नदी का पुल बन गया। ये सब न्यूज है बिहार का। प्लस लॉ एंड ऑर्डर को भी अगर आप देखेंगे तो ये ना एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। आज पिछले 5 साल में तो मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर एनसीआरबी का ही डेटा देख लिया जाए तो बिहार में हत्याएं बढ़ी हैं, लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम जो है वो इंक्रीज हुए हैं, माइग्रेशन बढ़ा है तमाम दावों के बाद। सरकार कितना भी विकास का ढोल पीट ले, सड़कें टोल वाली और पुल जो कभी भी गिर सकती है,
तो उस विकास का मतलब है सड़कें और पुल, रोड एंड ब्रिजेस, इसके अलावा कुछ नहीं। तो हम अगर पावर में आते हैं तो हमारे लिए लोगों के जीवन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है माइग्रेशन और डिस्पैरिटीज, वो किस वजह से है? वो वजह है हेल्थ, एजुकेशन, जॉब्स और भागीदारी, पार्टिसिपेशन क्यों मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ? सर, आज की तारीख में ना जो सरकारी भी बचे हैं ना, वहाँ भी ठेके पे काम होता है। कोई ब्लॉक में चले जाइए, फॉर्म भरने से लेकर के कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर के स्वीपिंग का जो काम है, सब काम ठेके पे है। तो जब सब कुछ ठेके पे होगा तो रिजर्वेशन कहाँ लगेगा? भागीदारी कहाँ इंश्योर करेंगे? तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम 33% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन ला रहे हैं पॉलिटिक्स में, और सब तो पॉलिटिक्स में आकर के एमपी एमएलए नहीं होगा ना। हम अगर एजुकेट हुए हैं तो हमको कहीं नौकरी मिलना ज़रूरी है। तो ये भागीदारी का जो सवाल है, इसीलिए हम जो कास्ट सेंसस है उसका मांग कर रहे हैं, जो 50% का कैप है उसको ब्रेक करने का बात कर रहे हैं, और जो 15.9 जो ऑलरेडी है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो चुका है यूपीए के टाइम में, कि आपको भागीदारी फिर निजी क्षेत्र में भी इंश्योर करना पड़ेगा। सो 3 कीवर्ड, एजुकेशन, नौकरी और भागीदारी। This is something that all governments have said over the years. For the last 300 years, Eastern UP and Western Bihar have provided the largest migration in the world. And I don't see any concrete plans that you might have to, make you think that you can change anything in 5 or 10 years. No, we have concrete plans, sir. See, अगर हम ये कह रहे हैं कि हम महिलाओं को 2500 रुपया देंगे, it is attempt to make participation, economic participation and the empowerment of women. जब हम ये कह रहे हैं कि बिजली फ्री देंगे, जब हम कह रहे हैं कि एजुकेशन फैसिलिटी को बेटर करेंगे, सेशन जो 3 साल का 5 साल पे होता है उसको 3 साल में देंगे, ठीक है ना। अभी क्या है कि लोग एक कॉलेज में 20,000 लोग स्टूडेंट इनरोल्ड हैं, उसमें 20 कमरे नहीं हैं। एक दिन अगर सारा स्टूडेंट उस कॉलेज में आ जाए तो खड़ा होने की जगह नहीं हो। तो ये जो डिग्री सेल करने का दुकान बना हुआ है कॉलेज, हम उस एजुकेशन सिस्टम को बेटर करेंगे। माइग्रेशन क्यों है? माइग्रेशन है पढ़ाई के लिए, कमाई के लिए, दवाई के लिए, इसी के लिए माइग्रेशन है। इसको अगर आप देंगे, इसको प्रोवाइड करेंगे तो माइग्रेशन कम होगा। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सरकार की प्रायोरिटी जो है ना, जब आप बजट एलोकेशन को देखेंगे तो सरकार की प्रायोरिटी लोगों को आत्मनिर्भर बनाना नहीं है। सिर्फ प्रधानमंत्री के भाषण में ये शब्द है, प्रायोरिटी लोगों को एक्चुअली कर्जदार बनाने का है। इसीलिए हमने कहा रोड जो बन रहा है वो टोल वाला बन रहा है। अब हमारे गांव में भी ब्लिंकिट आ रहा है, जोमेटो आ रहा है, पिज्जा हट की दुकान खुल गई है। तो मतलब कोका कोला जो है वो मतलब आ जा रहा है यहाँ, कोका कोला बनाने वाली कंपनी भी यहाँ आ जा रही है। लेकिन यहाँ के लोग यहीं नहीं रह सकते हैं। मतलब जो बजट एलोकेशन है उसमें जो खर्चे हो रहे हैं, जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे आप सिर्फ सड़कें बना रहे हैं, लेकिन उस सड़क पे चलेगा कौन जब इस गांव के 60% 90% यूथ जो है वो बाहर चले गए हैं पढ़ने के लिए, कमाने के लिए या इलाज कराने के लिए। तो फिर उस सड़क पे चलेगा कौन? वो किसके लिए वो सड़कें बन रही है? इसको करने के लिए हमारे जितने भी वेलफेयर स्कीम हैं वो बेसिकली इकोनॉमिक सोशल पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए। उसके साथ जो नेक्स्ट बात हम कह रहे हैं कि आप कास्ट सेंसस कीजिए और जिसकी जितनी संख्या है उसकी भागीदारी को इंश्योर कीजिए, सिर्फ पब्लिक सेक्टर में नहीं बल्कि जितना आप MOU साइन करते हैं, जितना आप PPP मॉडल पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितने डिपार्टमेंट्स है वहाँ पे जो आप ठेके पे लोगों को रखते हैं, तब जा करके जब एम्पावरमेंट होगा तभी माइग्रेशन जा करके रुकेगा। और एक बात और आपको बता दें सर, जब से गारंटी शब्द राहुल गांधी अपने पॉलिटिकल नैरेटिव में इस्तेमाल करना शुरू किए तो हम लोग उस गारंटी की सेंटिटी को मेंटेन रखना चाहते हैं। जो कह देंगे वो करेंगे और उतना ही कहेंगे जितना कर पाएंगे। और मैं ये बात आपको कह सकता हूँ, पिछले 4 साल हुआ है मुझे कांग्रेस में आए हुए, और कई सारी जो गारंटियाँ तैयार की जाती है उस प्रोसेस में रहने का एक सौभाग्य रहा है। हम कोई भी ऐसा प्रॉमिस नहीं करते हैं जिसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सके। आप देखिए जो इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोमिसेस किया कांग्रेस पार्टी ने, राजस्थान में उसको लागू किया। दलितों को घर बनाने का जो प्रोमिसेस किया उसको लागू किया। महिलाओं के लिए फ्री बस करने का जो प्रॉमिस था उसको लागू किया। ओल्ड पेंशन स्कीम को हिमाचल में लागू किया।
तो हम बिहार के लिए भी जो प्रॉमिस कर रहे हैं ना, चाहे वो माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया देना है, बिजली फ्री देनी है, गैस सिलेंडर सस्ता देना है, एजुकेशन सिस्टम को बेटर करना है, कि 5 साल की मतलब 3 साल की डिग्री 5 साल में क्यों मिलेगी, कोई कारण ही नहीं है, उसको बेटर करना है। तो ये सारे जो हमारी वेलफेयर स्कीम्स हैं ये कॉन्क्रीट हैं, और ये स्कीम इसी बात को ध्यान में रख करके हैं कि बिहार का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, इनजस्टिस और माइग्रेशन, इससे हम बिहार को निकाल सकें। कन्हैया, मेरा एक सवाल है कि पहला, ये चुनाव बिहार का कहाँ जा रहा है? दूसरा मेरा एक कहना है कि ये सब बातें आपने की, लेकिन अगर 10,000 का जादू चल गया तो आपको लगता नहीं है कि देन नोबडी विल पे एनी अटेंशन कि भैया कॉलेज में पढ़ाई हो रहा है, ब्लॉक में घुसखोरी के बिना काम नहीं हो रहा है? जो आप लोग एजिटेट करते हैं, कैंपेन करते हैं, उसके बाद आपको लगता नहीं कि जो सरकार होगी सब चीज़ को कहेगी ठंडे बस्ते में डालो, जब चुनाव आएगा उसके 2 महीने पहले जो है अकाउंट में डीबीटी कर देना है, डायरेक्ट पैसे दे देना है, जो स्कॉलरशिप का आउटस्टैंडिंग है सब उस समय पेमेंट कर दो, पढ़ाई 5 का 6 साल भी हो, पलायन चलता रहे, रोजगार नहीं हो, फैक्ट्री नहीं लगे, ये एक मॉडल हो जाएगा 10,000 रुपीज़? सर मैं ना मुझे उर्दू नहीं आती है, थोड़ा थोड़ा सुनता हूँ, तो ना एक शब्द आजकल कई बार सुना हूँ, सब्र और शुक्र। राजनीति में जब हम लोग चेंज की बात करते हैं ना, और आज हमारा जो अटेंशन है और टाइम स्पेन है उसमें ना कोई मैच नहीं है। हर जो है 2 सेकंड में कंटेंट बदल जाता है, एक बटन पे जो है चैनल बदल जाता है, आप यूट्यूब पे भी जो है कंटेंट बदल देंगे। तो ना चॉइस का नहीं होना प्रॉब्लम नहीं है, मल्टी चॉइस का होना प्रॉब्लम है, एम्पल चॉइसेस का होना प्रॉब्लम है, और जल्दी जल्दी चेंज देखने के हम लोगों को आदत हो गई है। लेकिन राजनीति और समाज में चेंज अभी भी स्लो होता है। तो एक तो हम इसको जो है बिल्कुल होपलेसनेस नहीं देखते हैं। देखिए, सरकार हम नहीं बना पाए, मोदी जी बना पाए, लेकिन मोदी जी के भाषण में भी ना गारंटी आ गई, मतलब वापस से जिसको करने का अटेम्प्ट था आते ही 2014 में, मोदी जी जैसे व्यक्ति को भी ना वो अटेम्प्ट रोकना पड़ा। और मैं कॉन्क्रीट एग्जांपल देता हूँ, लैंड एक्विजिशन का कानून बदलना पड़ा, फार्मर बिल्स के जो है कानून वापस लेने पड़े, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का कानून जो बदल रहा था उसको वापस लेना पड़ा, मनरेगा समाप्त करने का इनका ड्रीम पूरा नहीं हुआ, और ये जो है जो कांग्रेस के द्वारा शुरू की गई वेलफेयर स्कीम है उसको अपना बताना शुरू किए। 5 किलो अनाज, ठीक है, 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। तो ये एक तरह से जीत है। हम सरकार नहीं बना पाए हैं, इलेक्टोरल विक्ट्री नहीं हुई है, लेकिन पॉलिटिकल विक्ट्री है कि बीजेपी जो इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहती थी आज इसको अपना अचीवमेंट बता रही है। और आप देखिए कि हम 2500 रुपया देंगे, उन्होंने 10,000 रुपया देना शुरू कर दिया है। तो पॉलिटिक्स के हिसाब से जो है ना ये डिफीट नहीं है। फर्क क्या है कि हम जब देंगे तो वो बंद नहीं होगा, वो जब कहते हैं कि हम देंगे तो जब चुन के आ जाते हैं तो बंद कर देते हैं, जैसा लाडली योजना के साथ और दूसरी योजनाओं के साथ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हुआ है। लेकिन एक मुहावरा है ना कि काठ की हांडी बार बार चढ़ती नहीं। तो बिहार के लोग जब इजराइल में क्या हो रहा है और ट्रंप क्या कह रहा है ये सुन रहे हैं, यूक्रेन वॉर सुन रहे हैं, तो लाडली योजना में पैसा मध्य प्रदेश में बंद नहीं हो गया वो ये भी देख रहे हैं। इट विल इम्पैक्ट एंड इट विल टेक टाइम। दूसरा जो आपने कहा कि बिहार का चुनाव जा कहाँ रहा है, सर बिहार का चुनाव गुजरात जा रहा है, और ये मैं बार बार बोल रहा हूं। बिहार का चुनाव बेसिकली ये इस बात का चुनाव है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे, और नीतीश अगर मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो कौन मुख्यमंत्री होगा। अगर महागठबंधन का मुख्यमंत्री हुए, तेजस्वी मुख्यमंत्री हुए, तब तो हमारी जो योजना है वो बिहार का है और बिहार के लोगों के लिए है, वो बिहार में ही लागू होगा। लेकिन इससे अलग अगर कुछ होगा जो बार बार मीडिया प्रयास कर रही है, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, इन जनरल जो मीडिया का अटेम्प्ट है बिहार चुनाव को लेकर के, तो जो बताया जा रहा है और जो छुपाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये बिहार का चुनाव है, छुपाया ये जा रहा है कि ये जा गुजरात रहा है। ये कैसे गुजरात जा रहा है? तो मुझे लगता है कि समहाउ अमित शाह को लगता है कि योगी जी का मुकाबला बिहार के समर्थन के बिना संभव नहीं है। बिहार, उत्तर प्रदेश के पास 80 सीट है तो बिहार के पास 40 है। ना से मतलब हाँ से ना तो बेटर ही है ना, अरे सब कुछ नहीं तो कुछ तो है। तो 80 के मुकाबले बिल्कुल आधा 40 है बिहार में।
तो वो अमित शाह चाहते हैं, जय शाह के पिताजी की डैडी चाहते हैं इसको कैप्चर कर लें बिहार को। दूसरा कि बिहार के पास है क्या, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 40 सीट के लिए जो है बिहार पे उनकी नज़र है गिद्ध वाली। बिहार के पास कुछ है भी, है क्या, जो आज की तारीख में ना सबसे बड़ा ग्लोबल क्राइसिस है, पानी, लैंड, ये दोनों चीज़ बिहार के पास है। और तीसरा जियोपॉलिटिक्स। मान लीजिए अमेरिका ने अभी इनको लात मारा है तो ये चाइना के पास गए हैं, तो चाइना और भारत के बीच में नेपाल है, और नेपाल से जो ही आप बाहर निकलिए सबसे पहले बिहार है। तो जियोपॉलिटिकली भी बिहार बहुत इंपॉर्टेंट है। अटल बिहारी वाजपेयी ही जो है चतुर्भुज योजना बनाना चाहते थे, किस लिए, ताकि जो है जो ट्रक दिल्ली से चले वो लखनऊ होते हुए सीधा सिलचर पहुंच जाए। बिहार में जो सड़क होना जरूरी है। तो अगर व्यापार बढ़ाना है तो यहाँ तो जो है फिर आपको सीधे कंटेनर आ जाएगा नेपाल से जो है सीधे कंटेनर बिहार आ जाएगा, और ये होना शुरू हो गया है। इसके मैं 2 एग्जाम्पल आपको देता हूँ, इसलिए मैंने कहा कि बिहार का चुनाव गुजरात जा रहा है। अभी बिहार में ना लैंड सर्वे का बहुत हल्ला था, तो ये बेचारे गरीब किसान को लगा ना कि सरकार को हमारी याद आई है, ये हमारा जमीन खोज करके हमको देना चाहते हैं। सरकार को इनकी याद नहीं आई है, सरकार को याद आई है मोदी जी के जो दोस्त हैं वो आज के डेट में सब कुछ हैं। वही किसान भी हैं, वही विमान भी हैं, वही समंदर भी हैं, वही कोयला भी हैं और वही खदान भी हैं, ठीक है। तो उस मित्र को जमीन खोज के देना है। तो सरकार जो है सर्वे करके ये पता लगाना चाहती थी कि वैसे लैंड कहाँ कहाँ हैं जिसको चरवाहा लैंड कहते हैं, जिसको गैर मजरूआ लैंड कहते हैं, वो लैंड कैसे खोज करके उनके खाते में पहुंचाया जाए। बेसिकली वोट चोरी से बनी हुई सरकार जमीन चुराना चाहती है। तो जमीन कैसे अदानी जी को दिया जाए, यहाँ का पानी कैसे अदानी जी को दिया जाए। और आप देख लीजिए कि बिहार में जब सब जगह फैक्ट्रियां बंद हो रही है तो हमारे यहाँ 1-2 फैक्ट्री लगी है। क्या चीज़ की फैक्ट्री है भाई, पानी निकालेगी। कहने को वो कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री है, असल नज़र उसकी हमारे ग्राउंड वाटर पे है, क्योंकि पंजाब में जो है ग्राउंड वाटर जो है 350 फीट पे चला गया है। आप जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ आज भी ग्राउंड वाटर 20 फीट पे है, 20 फीट पे ग्राउंड वाटर है। तो पानी निकालना है, आपका जो है ज़मीन लेना है, ज़मीन लेकर के उस पर बड़ा बड़ा फूड पार्क लगाना है, और जो चाइना का माल आएगा उसको यहाँ स्टोर करना है, बड़े बड़े वेयर हाउस बनाने हैं, फिर देश में जो है उनको बेचना है। इसीलिए हम कहें बिहार का चुनाव गुजरात जा रहा है। अब बिहार के लोगों को तय करना है कि बिहार के चुनाव को बिहार में ही रहना है कि गुजरात में जाने देना है। In alliances, the regional party is able to transfer its votes, especially Yadav votes here and in UP, to the Congress. But the Congress is often accused of not being able to transfer their upper caste votes or non-Muslim votes to their ally. How true is that here, and how much does it hurt the alliance? इसको ना थोड़ा दूसरे तरह से देखना चाहिए। We have won 3 seats here and 1 independent candidate, so 4. The tally is with India only. RJD भी जो है 4 जीती है, that tally is also with India only. तो कांग्रेस अगर जीत रही है तो सिर्फ जो है महागठबंधन में जो रीजनल पार्टी का वोट है वो वोट तो है ही, उसमें अपना भी कुछ वोट होगा कैंडिडेट का। और वो टैली अगर महागठबंधन के साथ ही रहता है, इंडिया अलायंस के साथ ही रहता है, तो क्या ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है क्या? मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस 20 सीट जीते, वो रहेगी तो इंडिया अलायंस के साथ ही ना। No, it's not the alliance. It is transfer of votes. The voters, like people who are pro-Congress in a seat where Congress is not fighting, will not necessarily go to RJD. नहीं, ये तो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश है ना कि कांग्रेस का अपना कोई बेस नहीं है। हम कह रहे हैं कि कांग्रेस का अपना अगर कोई बेस नहीं है तो फिर कांग्रेस जहां चुनाव लड़ती है वहां वो कैसे जीतती है? It has a base, but the base is not something you can transfer to an ally. That is the issue. I think if you are specifically saying that the upper caste base has been not transferring, maybe I am agreeing with you. But the other base they have been transferring. It is not like something abstract. It is very clear and evident. You can say it for upper caste vote base.
You can't say it for the other base also. बोल रहे हैं, मैं उसी को थोड़ा सप्लीमेंट हाँ बताइए ना. कि जैसे बिहार का महागठबंधन है, तो एनडीए अगर हम देखते हैं, पहले एनडीए का देखते हैं. एनडीए में चाहे बीजेपी हो, जेडीयू ईबीसी वोट लाती है, बीजेपी अपर कास्ट वोट लाती है, जीतन राम मांझी वोट लाते हैं, चिराग पासवान वोट लाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा वोट लाते हैं. महागठबंधन में अगर आ जाते हैं तो आरजेडी यादव मुस्लिम, उसी तरीके से मुकेश सहनी निषाद. अब आपके एक नए अलायंस पार्टनर हैं गुप्ता जी, उनका भी ताती तत्वा में उनका एक होल्ड है. तो टेबल पे कांग्रेस पार्टी कौन सा वोट ला रही है? कांग्रेस पार्टी सब वोट ला रही है, यही स्लाइटली डिफरेंट है. देखिए, रीजनल पार्टी हम नहीं हैं, तो हमारा ना एक कम्युनिटी बेस नहीं है, हमारा मल्टीपल कम्युनिटी बेस है. तो जो कैंडिडेट होगा वो अपने साथ जो है वो कोई तो वोट बेस लाएगा ना. अगर ऐसा नहीं होता तो कांग्रेस का टैली सीट जो है कभी बढ़ता ही नहीं. और जिस बेस पे जो लोग अपना दावा कर रहे हैं वो तो पैन इंडिया है ना, दलित या अल्पसंख्यक का वोट. उसको जो है फिर कांग्रेस का बेस नहीं कहना, हम तो कहते हैं फिर कांग्रेस का बेस लेकर के ही फिर दूसरी रीजनल पार्टी खड़ी हुई है. इसको हम ऐसे क्यों नहीं देखते हैं? वो तो बीजेपी के पास भी अपर कास्ट वोट तो कांग्रेस से ही गया. हाँ, मैं इसीलिए इनके क्वेश्चन को जो है ना, मैंने जवाब को सप्लीमेंट किया, जैसे आपने सवाल को सप्लीमेंट किया कि आप ये अपर कास्ट वोट के लिए कह सकते हैं, नॉट फॉर द अदर्स. इवन अगर अपर कास्ट कैंडिडेट है तो वो भी अपनी कम्युनिटी का कुछ वोट तो लाता ही होगा ना. तो कोई भी जो नेशनल पार्टी है और जो रीजनल पार्टी है उसमें सोशल डायनेमिक स्लाइटली डिफरेंट होता है. वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का पार्टी होता है, लेकिन नेशनल पार्टी तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की पार्टी होती नहीं है. उसका तो एक पैन इंडिया प्रेजेंस है. तो जब वो किसी रीजनल स्पेस में भी जाएगी तो थ्रू कैंडिडेट जो है वो हर कम्युनिटी का थोड़ा थोड़ा वोट लेकर के आएगी. नहीं तो मुझे बताइए, दलित कैसे वोट करेंगे, अल्पसंख्यक कैसे वोट करेंगे, या महिला कैसे वोट करेगी, या यंग लोग कैसे वोट करेंगे? कुछ तो सेगमेंट और है ना. अगर हम बिल्कुल नैरो डाउन करके देखेंगे कि सिर्फ कम्युनिटी बेस्ड ही वोट है, तब तो फिर कोई नेशनल पार्टी का एग्जिस्टेंस ही नहीं होता. हम तो कह रहे हैं कि उल्टा हुआ है. कांग्रेस के ज़माने में रीजनल पार्टी पैदा हुई क्योंकि कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी थी. भाजपा के ज़माने में रीजनल पार्टी ख़त्म हुई क्योंकि जो है बीजेपी एक फैसिस्ट टेंडेंसी वाली पार्टी है. ये तो अपोजिट बात है. पावर को शेयर करने का टेंडेंसी एक्चुअली कांग्रेस के अंदर है. एलिगेशन उल्टा है कि कांग्रेस पावर शेयर नहीं करती है. तो मैं उससे जो है आपके जवाब को, आपके सवाल को उस तरीके से देख रहा था कि हाँ, आप एक कम्युनिटी कहेंगे तो नहीं है, लेकिन हर कम्युनिटी का वोट जो अपने साथ ला सकती है, दैट कैपेबिलिटी कांग्रेस हैज़. अगर ऐसा नहीं होता ना सर, राजनीति में कौन किसको क्या देता है. इतना अगर प्रॉब्लम है, आई एम गोइंग टू से हार्श थिंग, हटा दीजिए कांग्रेस को, मत रखिए साथ में. क्या लगता है कि सब लोगों ने जो है मतलब एहसान किया है क्या कांग्रेस पार्टी पे? भारत जोड़ो यात्रा तो राहुल गांधी खुद कर रहे थे ना. तो हटा दीजिए कांग्रेस को, अकेले लड़ लीजिए. हमारी लड़ाई है सेक्युलरिज्म बचाने की, हमारी लड़ाई है कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की. इसलिए हम चाहते हैं कि एक लार्जर अलायंस हो. लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कांग्रेस का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, कांग्रेस का कोई रोल ही नहीं है, राहुल गांधी लड़ ही नहीं रहे हैं, खड़गे जी कुछ कर ही नहीं रहे हैं. ये तो किसी चीज़ को बहुत मिनिमाइज करके देखना है. और जबकि मैं रिटरेट करता हूँ और जोर दे करके ये बात कहता हूँ कि इस देश में अगर गोडसे को हराना है तो आपको गांधी की ज़रूरत है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अंबेडकर जी और भगत सिंह और बाकी आइकॉन की ज़रूरत नहीं है. लेट्स मेक अलायंस, लेट्स मेक ब्रिजेस, let's try to come together. It doesn't mean that you will demean the role of Congress party today or yesterday. ये तो सेम बात हो गई जो मोदी जी कहते हैं कि अच्छा अच्छा जो हुआ वो मोदी जी किए हैं और बुरा बुरा जो हुआ वो नेहरू जी किए हैं. So in this election then, what are the strengths of the Mahagathbandhan? What are their weaknesses? What are the strengths and weaknesses of the NDA in this election? पहले स्ट्रेंथ बता देते हैं. स्ट्रेंथ ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग 2020 में नहीं कर पाए थे उसको इस बार किए हैं. जैसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स का अनाउंसमेंट करना, या जो है कोलिशन को थोड़ा बड़ा बनाना,
और चुनाव से पहले जो है सीधे चुनाव में जाने की बजाय एक पॉलिटिकल मूवमेंट जो है, एक माहौल जो है वो महागठबंधन के पक्ष में बना। वीकनेसेस ये है कि उस मोमेंटम को और बेटर तरीके से कोऑर्डिनेट करके रखा जाना चाहिए था और बेटर ढंग से, मतलब और पहले सीट शेयरिंग हो जाती, और पहले जो है यूनाइटेड कैंपेन जैसे चल रहा था मूवमेंट के दौरान, इलेक्शन के दौरान भी अगर वो रिफ्लेक्ट होता। और तीसरा सवाल वीकनेसेस में कि जो मीडिया मैनेजमेंट है बीजेपी का, कि वो हमारा इन फाइटिंग तो बहुत उभार रहे हैं, उनके इन फाइटिंग को ना हम उभार रहे हैं और ना जो है उसका लाभ लेने का स्ट्रेटजी बना रहे हैं। जब हम बार बार कह रहे हैं कि ये सीट वाइज इलेक्शन है, मतलब अगर कहीं भी महागठबंधन का कुछ वीकनेस है तो उसकी डिग्री मान लीजिए 30 डिग्री है, तो एनडीए में जो वहाँ पे जो इन फाइटिंग है उसका डिग्री 60 डिग्री है, उसका लाभ लेने का जो है प्लान बनाना चाहिए। सो 3 स्ट्रेंथ 3 वीकनेसेस आई फाइंड। और एनडीए का स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं? नहीं, देखिए स्ट्रेंथ उनके पास तो स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ है। हम कहते हैं कि एम्पायर ही जब आपके पास हो तो आप कितना भी स्कोर करेंगे वो आपके लिए हमेशा जो है एक फाइटिंग स्कोर होगा। जो ही जो है हमारा कोई बैटर जो है परफॉर्म करने लगेगा, एम्पायर कर देगा एलबीडब्ल्यू। तो ये ऑलरेडी जो है ना प्लेइंग फील्ड इक्वल है ही नहीं। अब आप देखिए ना कि पूरा इलेक्शन शेड्यूल उनके हिसाब से है, इलेक्शन कमिश्नर जो है वो ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जैसे बीजेपी का कोई स्पोक्स पर्सन बात कर रहा हो। तो ये ना एक मैसेजिंग है। मैसेजिंग ये है कि हर डीएम को ये मैसेज है कि आप जो है हर जिले में एनडीए के स्पोक्स पर्सन हैं। मतलब हर जिला का जो डीएम है उसको मतलब सिस्टम की तरफ से एक मैसेज है कि यू हैव टू बिहेव लाइक एनडीए कन्वेनर देयर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। तो उनके तरफ पास तो स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ है। मीडिया वन साइडेड है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस वन साइडेड है, मनी मसल का भी हम बता देते हैं आपको। नहीं, पर ये आप नेगेटिव स्ट्रेंथ्स की बात कर रहे हैं। नेगेटिव हमारे लिए, उनके लिए तो पॉजिटिव। नहीं, उनकी भी कुछ तो स्ट्रेंथ्स होंगी जिस वजह से वो चुनाव में सक्रिय हैं, जीत रहे हैं। पॉजिटिव स्ट्रेंथ्स क्या हैं? नहीं, उनका जो उनका ये पॉजिटिव स्ट्रेंथ ही मानिए। चोर के अंदर चोरी करने का स्किल जो है ना वो उसके लिए पॉजिटिव स्ट्रेंथ है। आपका सामान लुट गया ये आपके लिए नेगेटिव है, उसके लिए तो स्किल है। जिसको हम नेगेटिव देख रहे हैं ना बेसिकली वही उनका पॉजिटिव स्किल है। प्रधानमंत्री बहुत अच्छा झूठ बोलते हैं, प्रधानमंत्री सरकारी खर्चे पे जाकर के पार्टी का प्रचार करते हैं। अमित शाह का नेम और फेम क्या है? नेम और फेम यही है कि वो दूसरे पार्टी के नेताओं को तोड़ करके अपने पार्टी में मिला लेता है, यही उसका नेम एंड फेम है। लोग उससे डरते हैं। अपने जो उसके बागी कैंडिडेट थे उसको मोरिया में बुला करके यहाँ आकर के मीडिया में बयान देता था कि नहीं नहीं एकदम गलत हुआ है, कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हुआ है, हम भाजपा के खिलाफ पर्चा भरेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। एक कॉल आया, पटना गया, नॉमिनेशन वापस ले लिया। यही सब स्ट्रेंथ है उनके पास। नहीं, पर इससे ये भी तो इससे ये भी तो मतलब निकाला जा सकता है कि बिहार की जनता को कुछ समझ ही नहीं है और वो इन सब बातों में आकर ही वोट दे रही है। उनकी भी तो स्ट्रेंथ है। बिल्कुल है, वही हमारा स्ट्रेंथ है। जो जनता का स्ट्रेंथ है ना, बिहारीपन, वही हमारा स्ट्रेंथ है। इसीलिए हम आपने कहा कि एक ही बात है, सरकार रखनी है कि नहीं रखनी है। सरकार अगर नहीं रखनी है तो याद रखना है कि किसको लेकर के आना है। बिहार का चुनाव बिहार में रखना है कि गुजरात पहुंचाना है। ये जहां बिहारी लोग समझ गया, फिर इनको बताएगा कि चाणक्य एक्चुअली बिहार में ही पैदा हुए थे, द बर्थ प्लेस ऑफ बिहार। तो ये जो आजकल एआई से बने हुए चाणक्य घूम रहे हैं ना, इनका सही हिसाब करेगा बिहार का लोग। हमको बिल्कुल भरोसा है बिहार के लोगों पे, उनके पॉलिटिकल एक्यूमेंट पे हमको भरोसा है, उनके पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग पे भरोसा है कि यह जो अमित शाह कर रहा है ना वो बस बिहार के लोगों को पता चल जाए। अगर पता चल गया तो इनको एक बार मजा ये 2020 में चख चुके हैं। कैसे? क्या कहते थे प्रधानमंत्री की भाषा में बता रहा हूँ, बिहार के लोगों का डीएनए खराब है, नीतीश कुमार का डीएनए खराब है। गृह मंत्री बोला था कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हैं। बताइए, सब दरवाजा बंद था तो नीतीश कुमार ब्लूटूथ से डाउनलोड हो गए थे बीजेपी के लिए। कहाँ से आए एनडीए में? और आए ही नहीं, उन्हीं की बैसाखी पे प्रधानमंत्री चल रहे हैं। अगर जेडीयू अपना सपोर्ट वापस ले लें
तो 56 इंच का सीना जो है ना वो 56,000 टुकड़ों में जो है बट जाएगा। सो बिहारी वोटर जो है वो क्या करेगा, यही अमित शाह की चिंता है। Last question. Thank you for so much time you spent. But you just mentioned chore and corruption is a major issue here. In fact, we met many people who. I am lenient. I am telling them chore. Actually, we should call them dakait. So we met many people to get their money. Like we met one particular person to get 2.5 lakhs. The officials took 50,000 from that. So he only got 2 lakhs, but he has to say he got 2.5. So everybody who wants money, the corruption gets involved. They don't get their full money, although officially they get it. Now the point is, you raise chore, but you don't realize your weakness. People, when we ask, does that affect your vote? He said, no, they are also chores. Both are chores. To be an election issue, one side has to matter to the voter, and one side has to be better than the other. If you are both chores, it's not an election issue. Similarly, many of the things you take up, you say, okay, they're industrialists. You also are friendly with industrialists. So it doesn't affect your vote. It's important to people. But you get my point, that you also have weaknesses, and if you accuse them of the same weaknesses, it doesn't become an election issue. That's my last. Principally, I cannot deny your proposition or the analysis. This is actual political crisis in our country. Politics has become personal interest first, family interest second, community interest third, and the country interest last. Should be the opposite way around. So this is political crisis, and everybody, no matter which ideology, which party, which region and religion you are, this should be the concern. But what is the like option? क्या रास्ता है? What should be the path? First of all, I deny this slight difference from you. We are not party of cronies. If we are party of cronies, then the Manmohan Singh could have been continue as a Prime Minister. What was the conflict? Conflict was that WTO and all the trios, they were saying ki, like, come out from this welfareism and all and the welfare state and all. This was the major conflict. तो कांग्रेस पार्टी ना इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ जाती है, लेकिन ना एक पॉइंट पे जाके उसको रुकना भी होता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो मुसोलिनी से मिल करके नहीं बनी है, वो बेसिकली यहीं पे पैदा हुई है। और हम कहते हैं कि गांधी से भी पहले नेरोजी जब लिख रहे थे ना, दादा भाई नेरोजी, पॉवर्टी इन इंडिया, वो यहीं पैदा हुआ है, यहाँ के एनालिसिस से पैदा हुआ है। या हमारे सिंबल्स जो हैं, जिसमें बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, हिंदुइज़्म है, इस्लाम है, तो ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो मल्टीकल्चरलिज्म है, इंडिया एज ए नेशन स्टेट, एज ए सिविलाइजेशन, जो हमारा 5000 ईयर्स का हिस्ट्री है। अभी तो तमिलनाडु में खोज हो रहा है कि कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से भी ज़्यादा पुराना सभ्यता हो सकता है तमिलनाडु की। तो ये जो इंडिया है ना, इस इंडिया में बैलेंस बहुत एक ज़रूरी चीज़ है। और आप बिहार में हैं तो बुद्ध ना हमेशा एक शब्द कहते हैं, सम्यक, मिडिल पाथ, ठीक है। तो हम पूरी तरह से, But I'm saying from the voters' point of view, they see you both as corrupt. I'm coming to that. You may say I'm not, but they see you as corrupt. So what's the point of raising corruption as an issue when you are seen to be corrupt? No, I'm coming Get my to point. that. I'm coming to that. See, in general, corruption जो है वो एक moral question नहीं है। किसी भी तरह से आप पैसा कमा लें, if you have big house and big car, everybody will see you as a successful. This is another social political crisis. But the जो affected लोग हैं ना, वो इससे इफेक्ट होते हैं, और हम अगर उस पर कोई अल्टरनेटिव लेकर के आएँ तो ये भी मुद्दा बनता है। कैसे? कर्नाटक को हमारे से ज़्यादा, हमसे ज़्यादा बड़ा बजट है, इकोनॉमी में उसका, जीडीपी में उसका हमसे ज़्यादा रोल है। व्हाट वाज द इशू? द इशू वाज पे सीएम। ऐसा नहीं है कि करप्शन इशू नहीं बनता है। इफ यू रिमेंबर, पे सीएम, इट वाज द हाईलाइट। तो वही यही कांग्रेस है।
यही लीडर हैं जो आप कह रहे हैं, एलिगेशन भी वही हैं, तो फिर इशू कैसे बना? और ऐसा नहीं है कि हमारे लीडर जो हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ये इशू कैसे बना? जनता एक्चुअली जिससे इफेक्ट हो रही है ना, उस बात को कौन बोल रहा है, ये थोड़े देर के लिए ना लोग नज़रअंदाज कर देते। मान लीजिए कि आप बदमाश हैं, आपकी छवि है कि आप लोकल जो है ना बदमाश हैं, लेकिन कोई पिट रहा है ना, उसको जाकर के आप बचा लेना, तो आप रॉबिन हुड हैं। Who's the bigger badmash? Who's the bigger corrupt? Who's the Obviously, bigger party is BJP, bigger leader is Narendra Modi ji, and his big friend is Adani. Okay, इसमें thank कोई you. confusion नहीं है। कन्हैया, डिप्टी सीएम केवल ईबीसी से क्यों? नहीं, इस पे हमारे प्रभारी ने कहा है कि डिप्टी सीएम और अनाउंस होंगे, और हम जब बार बार कह रहे हैं ना, सबकी भागीदारी, मतलब सबकी भागीदारी सुनिश्चित होगी।